3 अगस्त 2008। यही वो मनहूस दिन था जब हमारे साथ ये घटना घटी। हम नहीं जानते थे कि ये दिन हमारे लिए इतना ख़तरनाक बन जाएगा, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम आज भी उस दिन की यादों को कभी भुला नहीं पाए हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं आपको अपने साथ हुआ एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे कॉलेज की पढ़ाई निमटी ही थी कि मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता होने लगी। घर वाले मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से तो करवाना चाहते थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रहे थे। इसी तरह से एक रिश्ता हमारे घर पर आया। हमें उस लड़के को देखने के लिए उसके घर पर जाना था। जिस लड़के की हम फैमिली से मिलने जा रहे थे, वो पूना में थे। हमारी पूरी फैमिली उनके घर जाने के लिए उस दिन निकल गई। हमने उन्हें भी फ़ोन कर बता दिया था कि हम आ रहे हैं। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, मेरा एक भाई और मेरे दादाजी थे। हम सब उनके घर जाने के लिए निकल गए। हमने उन्हें भी फ़ोन करके बता दिया था कि हम शाम के वक्त आपके घर आएंगे, पर कुछ देर होने की वजह से हमें वहाँ जाने में देर हो गई। हम शाम के टाइम अपने घर से निकले और वहाँ जाने लगे, पर देर हो जाने की वजह से हम थोड़े चिंतित भी थे। जब हम वहाँ पर जा रहे थे तो हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। पापा ने वहाँ पर गाड़ी रोकी और कहने लगे कि क्या हम शॉर्टकट से चलें, पर दादाजी ने मना कर दिया और कहा कि शाम भी होने वाली है, सीधा हाईवे पर ही चलो। पर फिर मेरे पापा समझाने लगे कि हमें ऑलरेडी वहाँ पर जाने में देर हो गई है और हमें ये शॉर्टकट ही लेना चाहिए। पर तभी हमारी कार की खिड़की पर नॉक करने की आवाज़ आने लगी। वो एक अजीब सी बूढ़ी औरत थी जो कि हमारी खिड़की पर नॉक कर रही थी। पापा ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उनसे पूछने लगे कि क्या बात है। वो औरत कोई भिखारन लग रही थी जो कि हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। पापा ने उसे पैसे दिए और साथ साथ पूछा कि क्या ये रास्ता सही है, क्या हम इस रास्ते से आ जा सकते हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि हाँ, तुम वहाँ से जा सकते हो और तुम्हें वहीं से ही जाना चाहिए। उसकी ये बात हमें काफ़ी अजीब तो लगी, पर अब सबको यकीन हो गया था कि शायद ये रास्ता सही है। पर मेरे दादाजी को वो रास्ता अब भी गलत ही लग रहा था। पापा की कई बार मना करने पर भी दादाजी की कई बार मना करने पर भी पापा उसी रास्ते के लिए निकल पड़े। पापा ने गाड़ी थोड़ी आगे चलाई ही थी, पर तभी दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो गई है। दादाजी ने ये बात पापा को भी बताई, पर किसी ने भी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम थोड़ी आगे बढ़े ही थे, तभी एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि बहुत तेज़ी से हमारी गाड़ी के आगे से कोई गाड़ी निकल कर गई हो, पर वो एहसास सिर्फ मेरे दादाजी को ही हुआ था। दादाजी ने हमें बताने की भी कोशिश की, पर पापा ने कहा कि शायद ये आपका वहम हो, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस रास्ते पर जाते हुए बहुत ही अजीब घटना हो घटी। वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि आगे जाना मना है, पर वो बोर्ड दूसरी डायरेक्शन में था। वहाँ पर लिखा था कि आगे जाना मना है। पापा को भी ऐसा ही लगा कि शायद वो बोर्ड वहाँ का ना हो, पर उन्हें उस बात पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वही बोर्ड पर आगे जाने के लिए चेतावनी लिखी हुई थी। हमने काफ़ी दूर तक ड्राइव किया और हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर तभी हमने सामने देखा एक गाड़ी हमारे सामने की तरफ से आ रही है। उसको देखकर हमें थोड़ी सी राहत मिली कि शायद कोई और भी हमारे साथ इस रोड पर ट्रैवल कर रहा है। पर तभी उस सामने आती गाड़ी ने अपनी गाड़ी रोड के बीच बीच रोक ली और हमारी तरफ इशारा करके रोकने की चेतावनी देने लगा। पापा ने गाड़ी रोकी और उससे पूछने की कोशिश की कि वो कौन है और ऐसे गाड़ी क्यों रोक रहा है, पर वो तो बहुत ही अजीब तरीके से हमारी तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारी आंखों में झांक रहा हो। मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी, पर उसने मुझसे जोर से चिल्लाते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो। उसका वो बर्ताव हमें बहुत ही अजीब सा लगा। फिर वो हमारी गाड़ी से थोड़ा सीधा हुआ और हमसे कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर पता नहीं उस समय पापा को क्या हुआ और पापा ने वहाँ से गाड़ी निकाल ली। वो हमारे पीछे भागा भी, पर वो कार की स्पीड के सामने कहाँ ज़्यादा देर टिकने वाला था। हमने गाड़ी बहुत ही स्पीड में वहाँ से भगा ली। दूर चलाते ही हमारी गाड़ी बंद हो गई, पर कुछ दूर आगे जाते ही हमारी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। इतनी अचानक से बंद होने की वजह हम उसकी जान नहीं पा रहे थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश भी की, पर फ़ोन भी उस समय बंद हो गया था। हम यही सब सोच रहे थे कि इस जगह में क्या गड़बड़ है।
तभी सामने से हमें एक और आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मैकेनिक ही हो। ये थोड़ा अजीब सा तो था कि अचानक से हमें ये मैकेनिक मिल गया है, पर जो भी हो, तभी वो मैकेनिक जैसा दिखने वाला आदमी हमारे पास आया और कहने लगा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है। मेरे पापा ने कहा हाँ, अचानक से पता नहीं कैसे हमारी गाड़ी बंद हो गई है। तब उसने बताया कि वो एक मैकेनिक ही है और गाड़ी ठीक करना जानता है, क्या आपकी वो कुछ मदद कर सकता है। उसने कहा क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ, देख लो अगर कुछ हो जाए तो। उसने गाड़ी को 2-3 मिनट देखा ही था कि गाड़ी अचानक से खुद ब खुद सही हो गई। उस आदमी ने बताया कि गाड़ी में सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और वो अब ठीक हो चुकी है, अब आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। गाड़ी ठीक होते ही हम वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी हमें पीछे से वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया जो हमें इस रास्ते में आते हुए पहले मिला था। उसको देखकर उस मैकेनिक ने कहा कि ये तो वही है। उसने हमारी गाड़ी की पीछे वाली सीट खोली और वहाँ पर आकर बैठ गया और कहा कि जल्दी निकालो यहाँ से गाड़ी। मेरे पापा को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब उस मैकेनिक ने चिल्लाते हुए कहा कि ये पूछने का समय नहीं है, अभी तुम यहाँ से जल्दी से गाड़ी निकालो। मेरे पापा ने भी जल्दी से गाड़ी भगा ली और गाड़ी वहाँ से चलाते हुए उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है और वो पीछे आ रहा शख्स कौन है। तब उस मैकेनिक ने जो हमें बताया वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने बताया कि ये इलाका कई सारी ऐसी ही घटनाओं से पहले भी मशहूर है। यहाँ पर कहा जाता है कि एक छलावा रहता है जो कि किसी की भी शक्ल में यहाँ पर भटकता रहता है और वो पीछे जो आदमी आ रहा है वो भी कोई छलावा ही है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वो आदमी हमारे पीछे आ रहा था। तो मेरे पापा ने उस मैकेनिक से पूछा कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब उस मैकेनिक ने कहा कि मैं इस जंगल को अच्छी तरीके से जानता हूँ, बस आप सीधे सीधे गाड़ी चलाते रहिए। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस मैकेनिक ने कहा कि यहाँ पर एक छोटा सा कच्चा रास्ता है, आप उधर की तरफ गाड़ी मोड़ लीजिए। मेरे पापा ने भी वैसे ही किया, उन्होंने उस तरफ गाड़ी मोड़ ली। वहाँ पर गाड़ी मोड़ते ही हमने पीछे देखा तो वो जो भी कोई हमारे पीछे आ रहा था वो दूसरी तरफ चला गया था। हम ये देखकर बहुत ही सुकून की सांस ले रहे थे। उस मैकेनिक ने बताया कि इस रोड पर ही आगे चलाते रहिए और ये रोड आगे जाकर हाईवे से मिल जाएगा। फिर हम उसके कहने के मुताबिक आगे बढ़ते रहे। आगे जाने पर हमें एक ढाबा दिखाई दिया तो उस मैकेनिक ने हमें कहा कि हमें कुछ देर यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। हमने वैसा ही किया। हम गाड़ी में से उतरे और ढाबे की तरफ गए। हम उस ढाबे पर पहुँचे ही थे तभी मेरे भाई ने कहा कि वो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आया है, तो वो अपना फ़ोन लेने के लिए जा रहा है। वो अपना फ़ोन लेने के लिए गाड़ी की तरफ गया। तभी हमने मेरे भाई की एक बहुत ही ज़ोरदार चीखने की आवाज़ सुनी। हम वहाँ पर पहुँचे तो उसने बताया कि उसने गाड़ी में एक लाश देखी है। तो जल्दी से मेरे पापा ने देखा पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे पापा ने मेरे भाई को डांट लगाई और कहा कि ये मजाक करना बंद करो। पर फिर बाद में मेरे पापा को याद आया कि वो मैकेनिक जो हमारे साथ आया था वो कहाँ पर चला गया। हमें लगा कि शायद वो वहीं पर ढाबे पर होगा, पर जब हम उस जगह गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम समझ गए कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिर मेरे पापा ने और हमने डिसाइड किया कि हम जब तक अब गाड़ी नहीं रोकेंगे जब तक अगला शहर नहीं आ जाए। हम गाड़ी में बैठे, पापा ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। काफ़ी देर होने के बाद हमने एहसास किया कि हम तो बार बार एक ही जगह पर चक्कर काट रहे थे। वो देखते ही हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि वहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ था जिस पर लिखा था अगला शहर 30 किलोमीटर। हम बार बार उसी पत्थर को क्रॉस कर जा रहे थे, कोई अगला पत्थर वहाँ पर आ ही नहीं रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने पापा से गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी रुकाई और उस पत्थर पर एक चौक से निशान लगा दिया और फिर पापा से गाड़ी चलाने के लिए कहा। पर ये क्या, हम तो दोबारा घूमकर उसी पत्थर के सामने आके खड़े हो गए थे। उस समय तक हम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और भी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे। हमने पीछे की तरफ भी गाड़ी ले जानी चाहिए पर हम बार बार उसी जगह पर आते जा रहे थे। हमने गाड़ी रोकी और ये सब सोचने ही लगे कि आगे हम क्या करें। तभी हमें एक जगह से थोड़ी रोशनी आती हुई दिखाई दी। हमें लगा कि शायद वहाँ पर कोई हमारी मदद के लिए मिल जाए। हम वहाँ पर गए और हमने देखा कि वहाँ पर एक ढाबा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आराम से खाना खा रहे हैं।
उन सब लोगों को देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिली, पर मेरी माँ को वहाँ एक बहुत ही अजीब सा डर लग रहा था। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, पर वो पढ़ते ही मेरा भाई बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा। वो कहने लगा कि ये पढ़ना बंद कर दो, यहाँ पर कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। ये बात पापा ने सुन ली और पापा मेरे भाई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। मेरा भाई थोड़ी सी आगे चलने लगा, तभी मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि शायद हमारे बेटे को कुछ हो गया है, पर पापा ने कहा कि ये ऐसे ही शैतानी कर रहा है और कुछ नहीं हुआ है इसे। हम वहाँ पर जाकर उस ढाबे पर बैठ गए, पर चारों तरफ देखने के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि ये सब आंखों का धोखा है और ये शायद वही छलावा कर रहा है जो कि हमें यहाँ पर फंसाना चाहता है। हमने किसी ने भी हमारी मम्मी की बात नहीं मानी, पर दादाजी कह रहे थे कि जो मेरी मम्मी कह रही है वो सही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जब किसी को यकीन नहीं हुआ तो मेरी मम्मी ने अपना मोबाइल निकाला और उससे आसपास की तस्वीर लेने लगी, पर तस्वीर में जो हम सब ने देखा वो देखकर हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई घर है। वो सब सच में हमारी आंखों का धोखा ही था। ये सब देखते ही जैसे ही हमने अपनी चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, ना ही कोई ढाबा और ना ही कुछ लोग और ना ही कोई लोग और ना ही वो लोग जो कि वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। ये समझ में आते ही हम वहाँ से भागने लगे। हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और हमने सोचा कि अब कुछ भी हो हम पूरी रात उस गाड़ी में ही बिताएंगे। हम गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी हमें गाड़ी के पीछे से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हमें लगा कि शायद वहाँ पर कोई है। मेरे पापा हम सबको पीछे करके उस तरफ देखने के लिए गए कि कौन है। उन्होंने जैसे ही वहाँ पर झांक कर देखने की कोशिश की तो एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। वो देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। वो वही आदमी था जो इस रोड पे आने से पहले हमें मिला था। हमें लगा कि शायद ये वही छलावा है और ये हमें मार डालेगा, पर वो हमें एक तरफ लाकर हमारी आंखों में देख रहा था। उसने सबसे कहा कि सब मेरी आंखों में देखो। हमें लगा कि शायद वो हमारे ऊपर कोई जादू करने वाला है। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर तब उसने जो हमें बताया वो सुनकर हम और भी ज़्यादा डर गए। उसने बताया कि एक छलावे का इलाका है और उसने हमसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। हमने उसे आसपास देखा पर वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर जो उसने हमें बताया वो सुनकर हम और भी ज़्यादा डर गए। उसने हमें बताया कि जब तुमने इससे पहले जहाँ पर गाड़ी रोकी थी और तुम अपने बेटे के चीखने की आवाज़ आई थी, उस समय उस छलावे ने तुम्हारे बेटे को वहीं पर बेहोश करके डाल दिया था और उसने तुम्हारे बेटे की जगह ले ली थी। ये सुनकर हमें सारी बातें याद आ गई कि कैसे भाई अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। वो हमें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। जी हाँ, वो कोई और नहीं एक पुलिस वाला था और उसे मेरा भाई वहाँ उसी इलाके में बेहोश पड़ा हुआ मिल गया था और उस पुलिस वाले ने मेरे भाई को सही सलामत पुलिस स्टेशन में आराम करने के लिए कह दिया था और वो वहाँ से हमारे पीछे हमें देखने के लिए आ गया था। वो हमें भी उस छलावे का शिकार नहीं होना देना चाहता था और वो पूरी रात हमने उस पुलिस थाने में ही गुजारी। वहाँ पर जाने के बाद उसने हमें और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। उसने बताया कि वो मैकेनिक जो था वो भी कुछ समय पहले यहीं पर मर गया था और उस छलावे ने उसका रूप लेके ही हमें बहकाया था। उसने हमें और भी काफ़ी सारी तस्वीरें दिखाई कि उन्हीं लोगों की थी जो उस रोड पर मरे थे। उसमें से काफ़ी सारी तस्वीरें उन लोगों की भी थी जो लोग उस ढाबे पर खाना खा रहे थे और उसमें एक तस्वीर और थी जो कि उस औरत की थी, उसी बूढ़ी औरत की जिसने हमें यहाँ पर आने को कहा था। वो देखने के बाद हम सारी घटना समझ तो चुके थे, पर वो सारी रात हमने उसी स्टेशन में गुजारी। हमें रात को काफ़ी बार बहुत सी अजीब आवाज़ें आती रही, पर जैसे तैसे हमने वो रात उसी स्टेशन में गुजारी। सुबह होने पर उस पुलिस वाले ने शहर से कुछ और पुलिस वालों को भी वहाँ पर बुला लिया था और उन्होंने हमें सही सलामत वहाँ से बाहर छोड़ दिया। हम वहाँ से सही सलामत बच के निकल तो गए थे, पर उससे कुछ दिनों बाद ही हमारे दादाजी की मौत हो गई और आज भी जब हम उस बारे में सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। 1999 की वो घटना जिसने उस घर को पूरी तरह प्रेत बाधित कर दिया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिससे उस घर में आज भी कोई भी जाने से कतराता है। उस दिन उस घर में रह रही फैमिली के बड़े बेटे ने अपनी माता पिता और अपनी बहन को अपनी ही बंदूक से जान से मार दिया और उसके बाद अपनी भी जान ले ली।
कहा जाता है कि उस घर में जो नौकरानी रहती थी उसको उनके किसी दुश्मन ने उनके ही घर में नौकरानी का काम दिलवा दिया था, जिससे कि वो उनके ऊपर काला जादू करके उस फैमिली को ख़त्म कर सके। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 15 सालों से वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा था। पर तभी एक नई फैमिली जो कि उस शहर में नई आई थी, उसको वो बंगला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। उस फैमिली को वो बंगला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और वो बंगला आधे दामों पर मिल रहा था। इसी वजह से उन्होंने उस शहर को खरीदने का फैसला किया, क्योंकि मुंबई जैसे बड़े शहर में इतनी सस्ते दामों पर कोई भी घर नहीं मिल पाता। पर ऐसा नहीं था कि उस घर की बात करा रहे ब्रोकर ने उनसे कोई भी बात छुपाई हो, बल्कि उन्होंने सारी बात वहाँ पर बताई। उसने ये बताया कि वहाँ पर एक फैमिली ने सुसाइड कर ली थी और उन्होंने काले जादू के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो फैमिली किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानती थी। और ये सारी बातें बताने के बाद भी उस फैमिली ने वो घर खरीद ही लिया। मेरा नाम सुनीता है और आज मैं आपको अपने साथी घर में घटी ऐसी दास्तान सुना रही हूँ जो सुनने के बाद आपको शायद यकीन ना हो, पर ये सब हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने काफ़ी बार अपने हस्बैंड से उस घर को लेने के लिए मना किया और उस घर की कीमत सुनने के बाद और उस घर को देखने के बाद मेरे हस्बैंड के आंखों में मैं एक बहुत ही साफ बात देख सकती थी। वो किसी भी कीमत पर उस डील को छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने उन्हें काफ़ी बार समझाया भी, पर फिर भी मैं उनको पूरी तरह समझाने में असमर्थ रही और हमारे साथ ये घटनाएँ घटनी शुरू हो गई। उस घर में रहने के 2-4 महीने बाद तक उस घर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ, पर फिर हमें एक दिन ऐसा लगा जैसे वहाँ की सारी शक्तियाँ बाहर निकल आई है और उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते और हमारे बच्चे स्कूल चले जाते तो मुझे उस घर में किसी के होने का एहसास होता। कई बार जब रात को सो रहे होते तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आती, पर हम उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होना बाकी था। एक दिन जब मेरे हस्बैंड काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारी बेटी मुझसे बात कर रही है। उन्होंने सब देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमारी बेटी खुद से ही बात कर रही थी। और जब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि वो किससे बात कर रही है तो उसने कहा कि वहाँ पर उसकी एक दोस्त थी जो कि डैडी आपको देखकर वहाँ से चली गई है। इस बात पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि शायद हमारी बेटी हमसे मजाक कर रही है, जो कि वो अक्सर किया करती थी। मुझे ये सारी बातें मेरे हस्बैंड ने बताई, पर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसी दिन उनके एक दोस्त का भी कॉल आया। वो उनसे कुछ पैसे मांग रहा था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने उससे इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया, पर कुछ दिनों बाद पता चला कि उनके सारे पैसे डूब गए हैं। उन्होंने अपने उसी दोस्त को कॉल लगाया और उसे सुनाने लगी, पर उस तरफ से उसने जो कहा वो सुनकर तो मेरे हस्बैंड के तो होश ही उड़ गए। उसने कहा कि उसकी तो काफ़ी दिनों से कोई बात ही नहीं हुई है इसके बारे में और ये सारे पैसे तुमने ही डुबो दिए हैं और अब तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। ये सुनकर मेरे हस्बैंड का भी जैसे होश ही उड़ गए थे। वो यही सब सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर इस घटना के बाद से मेरे हस्बैंड तो मानो जैसे बदल ही गए थे। वो कभी भी हमसे ठीक तरह से बात नहीं किया करते और वो अब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगते थे। हमारी बात बात पर बहस हो जाती। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उनके ख़राब बिहेवियर की वजह से उन्हें ऑफिस में भी उनके बॉस ने लास्ट वार्निंग दी है कि अगली बार उन्होंने कुछ भी ऐसा करा तो वो उन्हें जॉब से निकाल देंगे। मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे मेरे हस्बैंड के एक दोस्त की सारी बात पता चली। उन्हें ऑफिस में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा उनको परेशान कर रही है। मेरे काफ़ी ज़्यादा ये बात उनसे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं जो कि उन्हें पागल कर देंगी। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कानों पर रखते हुए यही बात कही। मैंने देखा कि उनको तो बहुत ज़्यादा बुखार है, तो मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी और डॉक्टर को वहाँ पर आने के लिए कहा। जब डॉक्टर वहाँ पर आया
उसने उनका रेगुलर चेकअप किया और उन्हें कुछ दवाई देकर वहाँ से चले गए। उससे अगले दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उन्हें इस घर में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि अपने आप को इस घर का पुराना मालिक बताते हैं। और मैंने कहा कि शायद आपको बुखार है, इसी वजह से आपको शायद ऐसा भ्रम हो रहा होगा। इस घर में और कोई भी नहीं है। पर इस समय तक अंदर ही अंदर शायद मैं भी ये सारी बातों को समझने लगी थी और मैं भी जानती थी कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कुछ दिनों बाद मुझे मेरे हस्बैंड के दोस्त का एक कॉल आया। उसने मेरे हस्बैंड के अजीब बिहेवियर के बारे में मुझे बताया। उसने बताया कि आज मेरे हस्बैंड का कोई प्रेजेंटेशन था और वो प्रेजेंटेशन उन्हें इस पूरे ऑफिस के सामने प्रेजेंट करना था। पर अचानक से प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ और वो हमारे बॉस के ऊपर चिल्लाने लगे। जब वो नॉर्मल हुए तो वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगे। पर हमारे बॉस को उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्हें उस रात घर पर आने में भी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी बार कॉल भी किया पर वो हमारी कॉल उठा ही नहीं रहे थे। उस घटना के बाद से उनके व्यवहार में और भी ज़्यादा बदलाव आ गया। अब मैं उनसे कुछ भी कहती तो वे चिल्लाकर मेरे ही ऊपर चढ़ जाते। बच्चे घर में खेल कूद रहे होते और थोड़ी सी भी गलती कर देते तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने लगते। और एक बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने हमारे छोटे बेटे को, मेरे हस्बैंड ने मेरे छोटे बेटे को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई और फिर उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं इन सबसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी शाम को मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई। मार्केट से आते हुए मुझे वही ब्रोकर वहाँ पर मिल गया और वो उसको देखकर मुझे उस घर की सारी बात याद आई और मुझे पता भी था कि उस घर में जाने की ही बात से हमारे साथ ये सारे बदलाव शुरू हुए। मैंने उससे जोर देकर पूछा पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने उसे पुलिस की धमकी दी पर उसने थोड़ी सच्चाई मेरे सामने लाई। उसने बताया कि उस दिन मैंने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। पूरी सच्चाई बताई कि काले जादू की वजह से किस तरह उस पूरी फैमिली की जान चली गई थी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। अब मुझे अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की चिंता होने लगी थी। मैं फ़ौरन अपने घर की तरफ गई और मैंने अपने हस्बैंड को सारी बातें समझाने की कोशिश की कि हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना होगा। पर मेरे हस्बैंड तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कुछ समय तक वे तो जैसे मानो पागल से हो गए थे। मेरी कोई भी बात का उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। मैंने जल्दी से जल्दी उस घर को खाली करने की कोशिश की। मैंने अपना सारा ज़रूरत का सामान एक बैग में भरने लगी और अपने बच्चों को मैं जल्द से जल्द वहाँ से लेकर निकल जाना चाहता था। पर हुआ इससे बिल्कुल उल्टा है। सामान पैक करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी। सामान पैक करते करते शाम हो चुकी थी। तभी मुझे मेरे बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं उनके पास गई तो मैंने उसे देखा। वो देखकर मेरी उल्टा हो गई। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड हाथ में चाबी लिए हुए मेरे बच्चों को कमरे में उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश की वो तो मेरी बात सुनने नहीं रहे और वो मुझे मार दिया। उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। मुझे जोर से धक्का दिया और मैं दूर जाकर गिरी। मेरे बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बेटी इस बात का फायदा उठाकर नीचे चले गए थे और वहाँ पर अपनी जगह से बचने की कोशिश कर रहे थे। मैं होश में आई और मैं दोबारा उन्हें सुनाने लगी और वो लोग एक ही बात को सुनाने के लिए आ रहे थे। तब मुझे एक दूसरी तकलीफ हुई। मैं वो सब करने के लिए चाहती और मुझे अपने बच्चों की जान बचानी। मैंने वहाँ पर रखा हुआ और जोर से अपने बड़ी के सर पर मार दिया। इतना लगता ही वो एक अजीब सी आवाज़ में बोल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनके अंदर कोई शैतान आ गया है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की। मैं वहाँ से भागना तो चाहती थी पर वहाँ के दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। जब भी मैंने पहली बार उसको देखा, उसको देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। वो एक औरत थी। उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा और कटा-फटा हो रखा था। उसकी आंखों के जिम्मा काले गड्ढे थे। वो देखकर मैं डर गई। तभी मेरे हस्बैंड भी उठ गए
और वो हमारी तरफ आने लगी। तभी उन्होंने हमारी तरफ आते आते मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही अजीब आवाज़ में बोली, ये हमें यहाँ से नहीं जाने देगी, ये हमें यहीं मार डालेगी। वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। पर तभी पीछे से वहाँ का मेन गेट खुला। वहाँ पर कोई और नहीं, वो ब्रोकर ही था जो कि हमें बचाने के लिए वहाँ पर आया था। वो वहाँ पर अपने साथ 2-3 लोगों को और लाया था। उसने उन लोगों की मदद से वो गेट तोड़ा और हमें वहाँ से बाहर निकाला। और मैं वहाँ से अकेले जाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को भी वहाँ से ले जाना चाहती थी, पर मैं ऐसा करने में कामयाब ना हो सकी। उस ब्रोकर के साथ आए हुए एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं और वो अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, तो मैं अब यहाँ से अकेले ही चलूँगा। मैं अपने बच्चे को लेकर उस घर में से बाहर निकली थी कि वहाँ के दरवाजे धड़ाम से अचानक बंद हो गए। मैं बाहर निकलकर बहुत ही ज़्यादा रोई और उस ब्रोकर ने मुझे मेरे भाई को छोड़ दिया। अगले दिन मैं कुछ और लोगों को लेकर उस घर में आई, वहाँ पर अपने हस्बैंड को देखने के लिए। पर वहाँ पर से देखा तो देखकर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर मरे पड़े हैं और ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उनकी मौत रात ही हुई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनको मरे काफ़ी टाइम हो गया है। उनका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और वहाँ से बाहर आ गई। सब लोगों ने मुझसे इसका कारण पूछा, पर कारण तो जाहिर था और उस बात को सब जानते भी थे। इस केस को यहीं बंद कर दिया गया और इसके आगे भी कोई जांच नहीं की गई। 16 साल की एक मुंबई में रहने वाली लड़की समृद्धि, जो कि नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कि उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देगा। समृद्धि अपनी माँ से तो बहुत प्यार किया करती थी और उसके पिता से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसके पिता को एक लड़का चाहिए था। पर एक दिन अचानक समृद्धि की माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस कार एक्सीडेंट में समृद्धि भी उनके साथ ही थी। उसको भी काफ़ी चोट आई हुई थी, पर वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई। पर ठीक होने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई जिसका उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं था। इस घटना के बाद से उसके पिता उसके ऊपर और भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके पिता सारे दिन शराब के नशे में डूबे रहते और रात को देर देर तक घर आया करते थे। पर अब समृद्धि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें दिखना शुरू हो चुकी थी। एक रात जब उसके पिता घर पर लौटे तो उसने उन्हें बताया कि घर में कोई अजीब सा आदमी आया है और वो किचन के पास है। उसके पिता ने पूरे घर में देखा और उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और उन्होंने समृद्धि को और डांट लगाई कि वे कैसी पुचकानी बातें कर रही है। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते थे, पर वो और कर भी कर सकती थी। उस समय बस एक ही आदमी था जो उसका ध्यान रख रहा था, वो थे उसके चाचा। अगले दिन सुबह सवेरे उसके चाचा समृद्धि के घर पर आए और समृद्धि के पिता को समझाने लगे कि अब समृद्धि बड़ी हो गई है, आप जल्दी घर आ जाया कीजिए। और उसके पिता ने उसकी बिल्कुल भी नहीं मानी। उनका मानना तो ये था कि जब से वो इस घर में आई है तो उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई है। उनकी वाइफ का भी एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी सी बहस होने के बाद समृद्धि के पिता वहाँ से उठकर चले गए। तभी समृद्धि भी वहाँ पर आ गई। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। बाहर आने पर वो चाचा के साथ बैठी और दूध पीने लगी। तभी उसने कुछ अजीब सा देखा। सामने टेबल पर अखबार रखा हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की तस्वीर छपी हुई। वो देखकर उसने चाचा को कहा कि ये आदमी रात घर में घुस आया था। जब उसके चाचा ने वो अखबार पढ़ा तो उन्हें पता चला कि यह आदमी तो कुछ दिन पहले मर चुका है। तब उसके चाचा ने उसे समझाया कि ऐसा कैसे हो सकता है और तुम बहुत ज़्यादा टीवी देख रही हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसी अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए समृद्धि के चाचा ने उसे स्कूल जाने की सलाह दी। समृद्धि के चाचा ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा तो स्कूल जाने के लिए निकल गई। तभी उसने कुछ अजीब सा नोटिस किया। उसने देखा जैसे कि वो अकेली और सड़क पर कोई भी नहीं है। तभी पीछे से उसे कुछ आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसने आगे मुड़कर देखा
और उसने देखा कि वही आदमी जो कि कल रात उसके घर में था वो उसके सामने खड़ा है। वो साइकिल से थी, वो उस आदमी से जाके टकराई और उसकी साइकिल वहीं पर गिर गई। तभी वो उस आदमी से बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते वो अचानक किसी चीज से टकराकर गिर गई। तभी उसने देखा कि वहाँ पर कोई मरा पड़ा है। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो वहाँ से उठी और अपने घर की तरफ भागी। उसने सारी बातें घबरा के अपने चाचा को बताई। उसके चाचा उसको लेकर वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सच में एक लाश पड़ी हुई है। उसके चाचा ने जल्दी से पुलिस को बुलाया और ये सारी बातें पुलिस को बताई। ये देखकर उसके चाचा ने हैरान थे क्योंकि उसकी मौत के बारे में कैसे पता चला और क्या जो वे बता रही है वो एक सच है। ये सब होने के बाद कई बार मुझे ऐसे ही भूत प्रेतों का सामना हुआ। मुझे घर में ऐसा लगता जैसे मेरे साथ कोई है, कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। और जब उसने ये सारी बात बताई उसके चाचा ने उसे पंडित के पास ले गया। जब उसके चाचा ने सब पंडित को दिखा उसको देखते ही उन्होंने कहा और इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। उसके चाचा ने तो पंडित और चिल्लाते हुए कहने लगे मैं यहाँ से चले जाऊँगा। समृद्धि के चाचा ने पंडित से काफी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उस समय तक समृद्धि और उसके चाचा भी काफी ज्यादा डर चुके थे। समृद्धि के चाचा उसे घर ले आए और वो उस रात उसके ही पास रुके, जो कि उनको पता था कि उसके पापा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। घर आने के बाद वो उस रात वहीं पर रुक गए और समृद्धि के पास जाकर ही कमरे में सो गए। एक रात समृद्धि की आँख एक बहुत ही अजीब आवाज से खुली। जब उसने उसका देखा तो उसके चाचा वहाँ पर नहीं थे। उसने लाइट जलाने की कोशिश की पर वहाँ पर तो लाइट थी। अगले दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके पिताजी पूरी रात घर नहीं आए। उसने ये बात अपने चाचा से भी पूछी और उन्होंने कहा कि शायद वो शराब पीकर कहीं पर पड़े हो और जैसे ही उनका नशा उतरेगा वो अपने आप घर पर आ जाएंगे। ये कहकर उन्होंने समृद्धि को एक गिलास दूध दिया और अपने काम के लिए निकल गए। समृद्धि जैसे ही जूस लेकर अंदर गई तभी उसने एक बहुत ही अजीब परछाई को वहाँ पर खड़े हुए देखा। वो देखकर उसका जूस का गिलास ऊपर गिर गया और वो घर से बाहर की तरफ भागी। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल लगा तो समृद्धि वापस घर में आ गई। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो वो वापस घर में आ गई। उसका पूरा दिन अच्छे से घर में ही बीत गया। शाम को उसके चाचा घर पर आए और वो उसके पिता के बारे में पूछने लगे और वो तो अभी तक घर पे नहीं आए थे। तो उसके चाचा ने कहा कि तुम मेरे साथ ही चलो और मेरे भी घर पे रहना, पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ गए और वो आ जाएंगे। ये सब का समृद्धि बिना मुझे चलिए उनके साथ चली गई क्योंकि वो अपने चाचा की काफ़ी बात माने। वो दोनों गाड़ी में बैठे और अपनी घर पे और निकले। लोग कुछ दूर चले गए थे समृद्धि को लगा ये जो कि उसके चाचा की घर की ओर जाता है। उसने अपने चाचा से पूछा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। बदला उसके चाचा ने कहा तो बहुत ज़्यादा उसके चाचा ने कहा तो तुम अपनी माँ के पास जाने वाली और मुझे सारी सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने बताया कि तुम्हें कोई और नहीं मानना चाहता बल्कि तुम्हें नहीं मानना चाहता। तो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर रखी हुई है हमको मैं नहीं सारे जाते तुम्हारे ऊपर लगा तुम्हें मारने के लिए, और पता नहीं क्यों वो आत्मा तुम्हें मार नहीं पा रही थी। इसलिए मैं उस ढोंगी पंडित के पास गया और तुम्हारे ऊपर वो ताबीज़ बनवाने वाला था। उस ढोंगी पंडित का कहना था कि अगर तू वो ताबीज़ बांध लेती तो तुम 2 दिन में ही मर जाती। पर पता नहीं उस ढोंगी बाबा को आखिर में क्या हो गया और उसने वो ताबीज़ वहीं पर छोड़ दिया। उसके चाचा ने उससे कहा कि जब ये सारी तरकीबें काम नहीं आई तो उसने उसके जूस में जहर भी मिला दिया था, पर उससे वो जूस का गिलास भी गिर गया था। उन्होंने आखिर में ये भी कहा
उसके चाचा ने आखिर में यह भी कहा कि उसके पापा भी कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उसके चाचा ने ही उन्हें मार दिया है। वो उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी उसने समृद्धि के नाम कर दी है। ये सारी बात बताते हुए समृद्धि बहुत ज़्यादा रो रही थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक सुनसान से इलाके पर गाड़ी रोकी और वहाँ समृद्धि को मारने के लिए अपनी गन निकाली। वो समृद्धि को मारने ही वाले थे, पर पता नहीं कहाँ से वहाँ पर समृद्धि के पिताजी आ गए। उन्होंने एक हाथ से ही समृद्धि के चाचा को पकड़ा और खींचकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने इतनी ज़ोर से उसको खींचा था कि गाड़ी का दरवाज़ा भी टूटकर बाहर निकल गया। वो देखकर उसके चाचा बहुत ज़्यादा डर गए। तभी एक बहुत ही ज़ोर से आ रहा ट्रक ने समृद्धि के चाचा को टक्कर मार दी। समृद्धि को लगा कि शायद उसके पिताजी को भी उसी ट्रक ने टक्कर मार डाला है, पर नहीं, वे तो वहीं पर खड़े थे। वो देखकर समृद्धि अपने पापा के पास आने लगी, पर तभी उसके पापा ने उसे रोक दिया और उसे बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और कैसे समृद्धि के चाचा ने उनको मार डाला है। समृद्धि के पिताजी ने उससे कहा कि जो आत्माएं तुम अपने आसपास महसूस कर सकती हो, वो सब तुम्हारी ही रक्षा के लिए तुम्हारे आसपास, और वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है इन सारी ताकतों को देखने की, और तुम इन सारी ताकतों का इस्तेमाल सबकी भलाई करने के लिए ही करना। ये सारी बातें सुनने के बाद समृद्धि के पिताजी हवा में कहीं गायब हो गए। ये थी समृद्धि के साथ हुआ एक सच्चा किस्सा। दोस्तों, ये थे कुछ डरावने किस्से जो कि कुछ लोगों के साथ हकीकत में हुए हैं। अगर आपको आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।